Hello everyone, hi and welcome you all on Physics अध्ययन। आई होप लास्ट लेक्चर्स में जो मैग्नेटिक सिस्टम्स के बारे में जो स्टडी किया था वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। उसकी जो फिजिक्स थी, उसकी जो मैथमेटिकल डिटेल्स थी, वो सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और जैसा कि टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, वी विल स्टडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। और क्लासिकल आगे लगा बिकॉज वी विल बी यूजिंग द क्लासिकल टूल्स। ओके, हम लोग कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स यूज नहीं करने वाले, या क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद इन कंटिन्यूएशन यू कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का जो हैमिल्टोनियन है, कि जो हमारी एनर्जी है, दैट इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इसको यूज करके वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, सम एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। ओके, और वो भी हम लोग करेंगे। सो कंटिन्यूएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इस लेक्चर से, और नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर भी करेंगे। बट उससे पहले एक जनरल आइडिया आपको देना चाहते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप बस एक बार YouTube पे, या YouTube छोड़ो, लेकिन अगर आप Google पे आप सर्च करो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर या क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नोट्स या पीडीएफ्स या ऐसे करके, you will get a lot of PDFs, a lot of study material from good universities abroad and in India, और बहुत सा कंटेंट है उस पे। एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, सबसे एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट सपोज वी हैव सम रियल या फिजिकल पोटेंशियल, तो वो कुछ इस तरीके से आपको बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेट सपोज ये एक्स नॉट इसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वी वांट टू स्टडी द डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल अराउंड दिस एक्स नॉट। तो हम क्या कहते हैं, ओके मेरे पास एक फंक्शन है v ऑफ x। हमने बहुत अच्छे से टेलर एक्सपेंशन पढ़ा है, हमने इसको टेलर एक्सपेंड कर दिया अराउंड एक्स नॉट। ओके, तो मेरा जो वी एक्स है, इसका जो लीडिंग ऑर्डर टर्म है वो एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि इस पूरे पोटेंशियल को, या आप ऐसे समझ लो एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ओके, ये वाला एक्स स्क्वायर हटा दो। सो यानी कि ये जो एक्स नॉट है, इसके अबाउट अगर हम पोटेंशियल देखेंगे, सो दिस विल बी क्वाड्रेटिक इन नेचर, क्वाड्रेटिक इन नेचर। सो अगर हमें कोई रियल फिजिकल सिस्टम किसी पॉइंट के अबाउट स्टडी करना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट द फर्स्ट ऑर्डर एज क्वाड्रेटिक, यानी कि हार्मोनिक्स ऑसिलेटर की तरह तुम्हें मिलेगा। तो चाहे आप क्लासिकल सिस्टम्स में स्मॉल ऑसिलेशंस पढ़ रहे हो, चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मुझे कोई रियल लाइफ सिस्टम या रियल पोटेंशियल कुछ भी यूज करना है, सो व्हाट वी विल डू, अगर इस तरीके का है तो हम उसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेंगे प्लस पर्टर्बेटिव अप्रोचेस यूज करेंगे टू गेट द रियल सिस्टम। क्योंकि मेरा जो रियल पोटेंशियल है उसका फॉर्म तो ये है, कुछ इस तरीके से गिवन है, लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेशन लिया वो मेरा क्वाड्रेटिक इन नेचर है। अब इस क्वाड्रेटिक नेचर में मैं पर्टर्बेशन ऐड करूंगा, यानी कि इसके नोन रिजल्ट्स पे मैं पर्टर्बेशन अप्लाई करूंगा। क्लासिकल पर्टर्बेशन भी हो सकता है, क्वांटम पर्टर्बेशन भी हो सकता है। अब उस पर्टर्बेशन को यूज करके हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूज करेंगे। अब अगर आपने कभी क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से की हुई है, देन यू रियलाइज कि जो नोन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है, ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स है। सो देयर आर वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स जो एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैं। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यानी कि उसके बाद जो चीजें हम लोग स्टडी करते हैं वो पर्टर्बेशंस हैं। तो रियली एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बहुत कम है क्वांटम मैकेनिक्स में। So it's very important to understand harmonic oscillators, especially quantum or classical, whichever you wanted. But दोनों का अपना अलग अलग फ्लेवर है। और ऐसा कहा जाता है, मेरे प्रोफेसर आईआईटीज में एक जिन्होंने मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया था, प्रोफेसर साई, वो ये कहते थे कि इफ यू नो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइदर क्लासिकल और क्वांटम, वेल अच्छे से अगर समझ में आ गया, देन यू नो हाफ ऑफ द फिजिक्स। ओके, so that was his words, but let me start with this classical harmonic oscillator using statistical mechanics techniques and tools. और let me set the problem first and then we will solve, और उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी काफ़ी चीज़ें हम लोग वेरियल थ्योरम और इक्विपार्टीशन थ्योरम, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल देन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सोच ज़रूर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा जो प्रॉब्लम है, ये गिवन ये है कि मेरे पास नॉन इंटरैक्टिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं।
जो कि किसी बात के साथ रिजर्वॉयर के साथ इक्विलिब्रियम में है एट सम टेम्परेचर टी। तो मेरे पास नॉन इंटरैक्टिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं इन इक्विलिब्रियम at temperature T, some fixed temperature T. Let's suppose मेरे पास n such particles हैं, तो I have n non-interacting simple harmonic oscillators in equilibrium at temperature T. नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब क्या है कि जो n नंबर है, जो n सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, वो आपस में उनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। ओके, ये चीजें फोकस बार बार हम पिछले लेक्चर्स में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब इंटरैक्टिंग सिस्टम्स के बारे में आगे फ्यूचर में कभी बात करेंगे तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और वहां पे होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाएंगे। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट सपोज, अच्छा एक चीज और बता देते हैं फिर इस प्रॉब्लम पे आते हैं, अच्छी चीज याद आ गई। सबसे पहले कि अ, अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं, तो उसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, और हम सिर्फ वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ओके, सिर्फ वन डी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उसका जो ऑसिलेशन है वो सिर्फ एक डायमेंशन में, इधर एक्स ले लो या वाई ले लो या जेड ले लो, अगर कार्टेशियन में हो तो लेट्स सपोज इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो पोजीशन में एक्स है और इसके पास कुछ मोमेंटम होगा दैट इज पी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, दो, एक पोजीशन और एक मोमेंटम। So it has 2 degree of freedom. हाँ, अब जो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा था वो ये है कि अच्छा उसके पहले भी एक चीज और बता दें तो और अच्छा हो जाएगा। वो क्या है, लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसका जो हैमिल्टोनियन होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, उसका जो हैमिल्टोनियन है दैट इज पी स्क्वायर बाई टू एम, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो, प्लस लेट सपोज ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो ऑसिलेटर ऑसिलेट हो रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब लेट सपोज मेरे पास एन ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहला ऑसिलेटर का एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, और उस सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ओके, उसको लिखूंगा, ऐड कर दूंगा दूसरे ऑसिलेटर्स के साथ, ऐड कर दूंगा तीसरे ऑसिलेटर्स का, ऐसे मेरे पास एन ऑसिलेटर्स आएंगे। तो मैं सिंपली इसको क्या कर सकता हूं, अगर मुझे एक लाइन में लिखना है, आई विल डू समेशन ओवर ऑल द आई कोऑर्डिनेट्स व्हिच गो फ्रॉम 1 टू n। ओके, सो दिस इज हैमिल्टोनियन फॉर this n non-interacting simple harmonic oscillators। okay, n non-interacting simple harmonic oscillators का हैमिल्टोनियन ये है, p square by 2m is kinetic energy and half m omega square x square is its potential energy। ग्रेट, अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, नॉन इंटरैक्टिंग थी, तब नॉन इंटरैक्टिंग में थी तो तुम हैमिल्टोनियन को सिंपली ऐसे लिख सकते हो ना, p स्क्वायर बाई पी वन स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, ये पहला पार्टिकल का हो गया, प्लस दूसरे का ऐसे लिख सकते हो पी टू स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। लेट से सभी के ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, प्लस ऐसे nth वाले का भी तुम इसी तरीके से लिख सकते हो। नॉन इंटरैक्टिंग है इसीलिए तुम ये सारी चीजें अलग अलग लिख पा रहे हो, इंडिपेंडेंटली लिख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा, बट अगर कर लेते हो देन दैट वुड बी ग्रेट। लेट सपोज कि मेरे पास जो दो ऑसिलेटर्स हैं, अच्छा इसको मैं थोड़ा इस कंटेक्स्ट से अलग रखता हूँ बिकॉज दिस इज डिफरेंट देन जो मैंने प्लान किया था इसमें पढ़ाने के लिए, याद आ गया, अच्छी चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लेट सपोज मेरे पास दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन नहीं है, दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जिनका जो हैमिल्टोनियन है वो ये है, लेट सपोज पी वन स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी टू स्क्वायर बाई टू एम पी टू स्क्वायर प्लस half m omega square x1 square plus half m omega square x2 square plus let's say plus some constant, let's say c into x1 into x2।
क्योंकि यहाँ पे क्रॉस टर्म है x1 x2 है, इट मींस ये जो दो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे हैव सम इंटरेक्शन। ओके, या अगर आप इस पार्ट को लिखना चाहो तो यू कैन सिंपली राइट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या कुछ इस तरीके से, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट द सी, या इस तरीके से, यानी कि इंटरेक्शन है। लेकिन मैं क्लेम कर रहा हूं कि अगर आप बेसिस को चेंज कर दोगे, यानी कि बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे इन सच अ वे, जो कि आपको फाइंड आउट करना है कि वो बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, जिससे मेरे उस नई बेसिस में, लेट सपोज तुम x1 प्राइम और x2 प्राइम, p1 प्राइम एंड p2 प्राइम किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी हैमिल्टोनियन को लिख रहे हो, इस सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो h होगा उसको आप इस तरीके से लिख पाओगे, p1 प्राइम स्क्वायर बाई 2m प्लस, मतलब ये इंटरेक्शन टर्म नहीं आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x1 प्राइम, ये समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to 2, इसको हम i कर देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख पाओगे। यानी कि ये जो नई बेसिस होगी उसमें जो तुम्हारा ये दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो नॉन इंटरैक्टिंग बन जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सोचो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जिसमें एक इंटरैक्टिंग टू बॉडी सिंपल हार्मोनिक, मतलब दो ऑसिलेटर्स हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, जो x1 x2 p1 p2 कोऑर्डिनेट में इंटरैक्टिंग हैं। लेकिन एक ऐसी बेसिस ढूंढो, एक ऐसी बेसिस ट्रांसफॉर्म करो, एक ऐसी बेसिस सोचो जिसमें तुम्हारे ये जो दो ऑसिलेटर्स हैं वो नॉन इंटरैक्टिंग हैं। ओके, ऐसी बेसिस एग्जिस्ट करती हैं, यू कैन फाइंड दैट एज वेल। बट हम लोग इस कंटेक्स्ट में आते हैं एंड डू सम प्रॉब्लम्स जो हम लोग प्लान किए थे इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो वेल इनफ, मेरे पास जो हैमिल्टोनियन है, सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन अगर मैं लिखूं, h मेरे पास था p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ग्रेट। अब मुझे सबसे पहले इसका लिखना है पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि अगर मैंने वो चीजें लिख ली तो मेरी आधी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या है, z सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन लिख रहे हैं, या आप n पार्टिकल का साथ में ही लिख सकते हो। तो हम लोग n पार्टिकल का लिखेंगे बिकॉज फिर मुझे वो चीजें बार बार नहीं करनी पड़ेंगी। i इज इक्वल टू 1 to n pi स्क्वायर xi स्क्वायर। तो पार्टीशन फंक्शन z क्या होगा, दिस विल बी 1 by h क्यूब, सॉरी वन डायमेंशन में है तो 1 by h, इंटीग्रेशन ऑफ dx1 dp1, इंटीग्रेशन ऑफ dx2 dp2, कितने होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dxn dpn। क्योंकि मेरे पास क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं तो इसीलिए वो जो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी वाला जो फैक्टर था, 1/n फैक्टोरियल वाला जो पार्ट था, वो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, इसीलिए बिकॉज मेरे पास क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लासिकल सिस्टम। फिर ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस बीटा हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन कितना है, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, एक का ये हो गया प्लस, ये 2 वाले का हो जाएगा प्लस, थर्ड पार्टिकल का ऐसे करते करते n पार्टिकल्स का ऑसिलेटर इसी तरीके से आप लिख सकते हो। ग्रेट। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई एच इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वन ई रेज टू पावर माइनस बीटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटीग्रेशन डी पी वन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वन स्क्वायर बाई 2m। ये एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है, ये यहाँ से एक्सपोनेंशियल मैंने लिया और ये dx dt के पास में रख दिया। और सेकेंड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन भी यही आएगा, थर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन भी आएगा, तो सारे जो n पार्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन सेम आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर n। लेकिन एक चीज आई मिस्ड इट यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, सॉरी, ओके वो प्रीवियस पेज पे स्किप हो गया था, बट एक चीज यहाँ पे मिस हो गई थी, वो ये था कि मैं सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन लिख रहा था, तो आई राइट 1 बाई एच, बट जब मेरे पास n पार्टिकल्स हैं वन डायमेंशन में, सो दिस विल बी h की पावर n, तो एक n मिसिंग है, इसको आप लिख लेना। ओके, तो ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। सो दिस इज 1 बाई एच की पावर n। अब
ये जो कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 हैं इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें हम कर चुके हैं. सो दिस विल बी सिंपली डी एक्स एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे ये 1 वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा. So this will be dp e raised to power minus beta p square by 2m. Great. इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल गॉसियन इंटीग्रल है. x will go from something to something, p will go from something to something. क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो जाहिर सी बात है, x go from minus infinity to infinity, p go from minus infinity to infinity. So the contribution which will you get from this particular part is 2 pi sorry this particular part beta square by pm. So एक स्क्वायर रूट पाई आएगा, 2m ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय बीटा, एक पार्ट आ जाएगा इसकी पावर हाफ, और n ऐसे कंट्रीब्यूशंस आएंगे तो n बाई 2. इसका पार्ट क्या आ जाएगा, एक तो पाई आएगा और डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्टर तो ये कितना आ जाएगा, बीटा m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर n बाई 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ओके ग्रेट. सो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई एच की पावर n. देखो ये 2 पाई की पावर n बाई 2 ये पावर वो n हो जाएगा. सो दिस विल बी 2 पाई m m कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज बीटा ओमेगा की पावर n. सो दिस इज सिंपली अच्छा h कट हम लोग क्या लिखते हैं, h बाई 2 पाई. सो दिस इज h बाई 2 पाई. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई बीटा h कट ओमेगा की पावर n सिंपली. ओके या इसको आप ऐसे लिख सकते हो के बी टी बाई एच कट ओमेगा की पावर n. तो जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो पार्टीशन फंक्शन है दैट इज के बी टी बाई एच कट ओमेगा की पावर n. ग्रेट. अब इस पार्टीशन फंक्शन से अगर हम एवरेज एनर्जी निकालना चाहें तो कितनी आएगी. सो व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, -1 बाई जेड डेल जेड बाई डेल बीटा, और मेरे पास z कितना था, के बी टी बाई एच कट ओमेगा की पावर n, या सिंपली 1 बाई बीटा एच कट ओमेगा की पावर n, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट बीटा के टर्म्स में करना है. सो दिस विल बी -1 बाई z कितना है, बीटा एच कट ओमेगा की पावर n डेल बाई डेल बीटा. ठीक है n के टर्म्स में, या क्योंकि ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेट मी डू इन दिस वे बिकॉज दैट विल बी मच इजियर टू डिफरेंशिएट. माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड. तो मेरा लॉग ऑफ जेड कितना आ जाएगा, n माइनस n लॉग बीटा एच कट ओमेगा. ओके क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि वो एक लॉग 1 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी प्लस n डिवाइडेड बाई बीटा एच कट ओमेगा. इसको आप डिफरेंशिएट कर दो बीटा के टर्म्स में. सो दिस विल बी दिस. So this is n kBt simply. Okay. तो एवरेज एनर्जी n पार्टिकल्स की कितनी आ जाएगी, n kBt. सो एवरेज एनर्जी सिस्टम की कितनी है, n kBt. तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितनी आ जाएगी, kBt. ग्रेट. तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल kBt है, और मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की कितनी थी, अगर मैं वन पार्टिकल की बात करूं तो मेरे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, x और p. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर पार्टिकल मेरे पास कितने हैं, 2, दैट इज पोजीशन एंड मोमेंटम x एंड p. तो कभी आपने पहले एक चीज पढ़ी होगी दैट वाज कॉल्ड एज इक्विपार्टीशन थ्योरम, कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं x स्क्वायर p स्क्वायर इस तरीके के पोटेंशियल में, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरा एवरेज एनर्जी आती है दैट इज हाफ kBt. तो यानी कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट इज हाफ kBt, p के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ kBt. तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मतलब टोटल एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितना है, kBt. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी वही सेम चीज हम लोगों ने डिराइव की. सो जो E बाई n है या एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है दैट इज योर एनर्जी पर ऑसिलेटर. यानी कि अगर मैं बाथ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करूंगा तो मेरी एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल बढ़ जाएगी, अगर डिक्रीज करूंगा तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कम हो जाएगी. तो जो इंटरनल एनर्जी है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर से जो हमने ये एनर्जी निकाली है दैट इज कंसिस्टेंट विद द इक्विपार्टीशन थ्योरम, जो कि यहाँ पे है. तो
एक छोटा सा स्टेटमेंट में जो भी मैंने अभी तक बोला, जो सारी चीजें की, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ एंड देन वी विल गो टू सम एजम्पशंस, और उसके बाद कुछ एवरेज और अदर क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है वो बताता है। ओके, तो साथ ही साथ लिख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज कंसिस्टेंट विद द क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम, with the classical equipartition theorem। और क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या करती है, वो हाफ केबीटी असाइन करती है, हाफ केबीटी एनर्जी असाइन करती है, जो कि हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो पोजीशन हो या मोमेंटम हो। सो इसको भी लिख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज कंसिस्टेंट विद द इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये तो मेन लाइन हो गई। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, which assigns which assign half kbt to each harmonic coordinate। अब हार्मोनिक कोऑर्डिनेट मेरे पास पोजीशन भी हो सकती है या मोमेंटम भी हो सकता है, दैट अपीयर्स इन द हैमिल्टोनियन, दैट अपीयर्स इन द हैमिल्टोनियन। ओके, तो ये वो पूरी कहानी है जो कि हम लोगों ने अभी तक किया। तो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल इज केवीटी, मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम में जब मेरे पास दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक्स एंड पी, एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद द इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम बार बार मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सेशन होगा, दैट विल बी टोटली ऑन इक्विपार्टीशन थ्योरम एंड वायरल थ्योरम। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है, कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं हैमिल्टोनियन में, जैसे इस पर्टिकुलर सिस्टम में मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स थे, पी स्क्वायर क्वाड्रेटिक था, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी होगी, सॉरी एवरेज एनर्जी होगी सिस्टम की, दैट विल बी हाफ केबीटी पर कोऑर्डिनेट, पर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो एवरेज एनर्जी दैट इज हाफ केबीटी। ग्रेट। तो अच्छा, लेट सपोज मुझे किसी चीज का एवरेज निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, एक चीज वो भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ चीजें बता के इस लेक्चर्स को एंड करेंगे। आई नो आपने इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है वो देख लिया, दैट आई विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, किसी भी फंक्शन का लेट सपोज मुझे एक हैमिल्टोनियन है, उस हैमिल्टोनियन में लेट सपोज मेरे पास एक टर्म आया, लेट से ए वाई स्क्वायर प्लस सम अदर टर्म्स हैं, लेट सपोज ए वाई स्क्वायर टर्म है, वहाँ a is greater than 0, दिस इज पॉजिटिव। मुझे निकालना है ए वाई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा। ओके, ये पूरा हैमिल्टोनियन मेरे पास कुछ दिया हुआ है। जरूर अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं कि आप ए वाई स्क्वायर का ही हैमिल्टो एवरेज निकालो, यहाँ पे आप एक्स वाई का भी एवरेज निकाल सकते हो, या कोई एक जनरल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या वाई, कुछ भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके, तो ए वाई स्क्वायर का अगर आप एवरेज किसी भी फंक्शन का निकालते हो तो कैसे होता है, सबसे पहले तो फेस स्पेस इंटीग्रेशन डीपी और डी क्यू, क्यू मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस बीटा एच, इतना उस पर्टिकुलर पी और क्यू कोऑर्डिनेट का वेट है। और जिस भी फंक्शन का मुझे एवरेज निकालना है, तो लेट सपोज ए वाई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, सो दिस डिवाइडेड बाय इसका नॉर्मलाइजेशन विच इज डीपी डी क्यू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच, दिस इज योर सेम एज योर पार्टीशन फंक्शन। सो दिस इज योर एवरेज, कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट सपोज मेरे पास एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड क्यू, सॉरी एक्स एंड पी, मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो इन जनरल गिवन हैमिल्टोनियन एच है, तो इसको आप dx, एक ही कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक्स एंड पी, तो dx dp e रेज टू पावर माइनस बीटा h, और जो मेरा h है हैमिल्टोनियन, this is some function of x and p, okay, multiplied by this function x and p divided by its normalization। तो normalization कितना होगा, dx dp e raised to power minus beta h। तो आपने जो क्वेश्चन देखा है, जो इस स्लाइड के इसके नीचे है, जो अनइंटेंशनली ऊपर नीचे हो गया था, उसमें कुछ इसी तरीके के एवरेजेस कैलकुलेट करना है। सो आई विल शो यू द प्रॉब्लम अगेन। प्रॉब्लम ये है, जेस 2017 का है,
if the Hamiltonian of a classical particle is this p square by 2m something something plus xy, then the average of this x square plus xy plus y square at temperature T is given by what? ओके इसका आपको एवरेज निकालना है, तो फंक्शन आपको दिया है f of x and y दिया है, हैमिल्टोनियन आपको दिया है x and y कोऑर्डिनेट्स का, सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज। सो जो एवरेज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन डी पी एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का जो मोमेंटम है, इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन डी पी वाई ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और वो जो पूरा हैमिल्टोनियन दिया है वो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसको हटा के, मतलब ये वाला पूरा जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में। तो कैलकुलेट करो एंड चेक कि आंसर क्या है, एंड वी विल सॉल्व एट सम पॉइंट, आगे किसी उसमें सॉल्व करेंगे। अगर आपका आंसर आ रहा है देन देयर इज नो नीड टू सॉल्व, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कराना है या नहीं। तो इसको एंड करने से पहले दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, और उनको जस्ट बाय लुकिंग एट द हैमिल्टोनियन और जो चीजें अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी सिस्टम की क्या आनी चाहिए। तो लेट सपोज मेरे पास n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, और पर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हैमिल्टोनियन है दैट इज p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये जो हम लोगों ने अभी किया वो है, ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है एंड दिस इज इन 1D। हम लोगों ने एक सिस्टम और किया था, याद है, आइडियल गैस का। आइडियल गैस का हैमिल्टोनियन क्या था? p स्क्वायर बाई 2m 1D में, अगर मैं 3D में हूं, सो दिस वाज इन 1D, तो लेट्स राइट इट इन 3D बिकॉज व्हाट वी डिड हम लोग उसी को लिखते हैं, px स्क्वायर बाई 2m प्लस py स्क्वायर बाई 2m प्लस pz स्क्वायर बाई 2m। क्वेश्चन इज राइट व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर पार्टिकल। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या हो जाएगा? हमने अभी तक क्वाड्रेटिक टर्म्स ही बताए हैं, तो इसीलिए हैमिल्टोनियन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म्स ही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो ऑन फर्दर डिटेल्स कि अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, x5 होगा, x7 होगा, x6 होगा, x4 होगा, तो एवरेज एनर्जी कैसे चेंज हो जाएंगे। सो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितना हो जाएगा? के बी टी बाई हाफ के बी टी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस हाफ के बी टी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा? के बी टी, जो कि हम लोगों ने अभी पूरा सॉल्व किया था। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल अगर मैं आइडियल गैस की सॉल्व करूं तो इसका कितना हो जाएगा? हाफ के बी टी हाफ के बी टी हाफ के बी टी, सो दिस इज 3 इंटू हाफ के बी टी, सो दिस इज 3/2 के बी टी। सो ये सारे एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल्स, अगर आपको हैमिल्टोनियन का आइडियाज है, इक्विपार्टीशन थ्योरम आपको अच्छे से पता है, वेरियल थ्योरम आपको अच्छे से पता है, तो आप डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन होगा, तो उसमें हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में डायरेक्टली ना जाके थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करेंगे वेरियल थ्योरम्स और इक्विपार्टीशन थ्योरम का जनरल फॉर्म में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट। जैसे मैंने यहाँ पे तो लिख दिया कि डायरेक्टली हाफ के बी टी, या पर अगर क्वाड्रेटिक है तो हाफ के बी टी है। यहाँ लेट सपोज पी एक्स 3 होता, पावर 3 होती, तो ये पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुम्हारा एनर्जी कितनी आती। तो सारी चीजें हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम जब नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे वहां से चीजें करेंगे। ओके, तो आई होप कि इस लेक्चर से एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। ओके, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इतनी पावरफुल है कि यू कैन डिराइव द नोन रिजल्ट्स फ्रॉम बेसिक एनसेम्बल सिस्टम्स को स्टडी करके। सो इट्स गुड कि आपने अगर यहाँ तक पहुँचाए हो, लास्ट के 30 मिनट तक पहुँचाए हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो प्रीवियस लेक्चर्स होंगे वो भी आप सब लोगों ने देखे होंगे। और अगर आपको ये पूरी सीरीज, इसका फॉर्मुलिज्म, इसका कनेक्शन, इसके प्रॉब्लम्स, इसकी थ्योरी, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप दूसरों को रिकमेंड करना चाहते हो, तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप चीज़ों को शेयर करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ओके, मुझे बस वो एक पॉजिटिव फैक्टर मिलता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ें शेयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो वही एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जो आपके फीडबैक से मुझे मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, बट अभी तक का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आई होप दैट विल बी और अच्छा होगा आप लोगों के सपोर्ट से। सो
See you in the next lecture. Till then, tata, bye bye, and take care.